अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एकदम इतनी सारी खबरें आ गई हैं और इतनी सारी चीज़ें हैं, मुख्तलिफ एंगल्स हैं उनको देखने के, जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नामजदगी हो गई है हुकूमत की तरफ से। और ये हुकूमत की जो एक कमेटी बनाई गई थी 26वीं आईनी तरमीम के तहत, उसने जो 3 नाम थे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या आफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इन तीनों में से एक नाम सेलेक्ट करना था। तो वो नाम उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है और मेरी तवक्को के बरखिलाफ ये नाम जस्टिस याह्या आफरीदी का सेलेक्ट किया गया है एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अभी इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स मौजूद हैं और वो तो ज़ाहिर वक्त के साथ सामने आएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बिल्कुल इसके ऊपर है, लेकिन इस नाम की सिलेक्शन और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को हटाना इस चीफ जस्टिस के रास्ते से, ये सब क्या है, इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। और फिर कुछ 2-3 अहम खबरें और हैं इसी से जुड़ी जो आपके साथ आज शेयर करने जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। जनाब, सबसे बड़ी खबर, जस्टिस याह्या आफरीदी का नाम सेलेक्ट किया गया है हुकूमत की तरफ से। पीटीआई के जो मेंबर्स हैं उन्होंने इस कमेटी की कार्रवाई में शिरकत नहीं की और ये इनकम्प्लीट सी कमेटी ने जस्टिस याह्या आफरीदी को एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट कर दिया है। अब सवाल बाकी हैं, जस्टिस याह्या आफरीदी क्या करेंगे, क्या ये नॉमिनेशन कबूल करेंगे? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि अगर वो ये नॉमिनेशन कबूल कर लेंगे तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, जो सीनियरिटी में उनसे ऊपर हैं, वो दोनों क्या उनके नीचे मातहत काम करना पसंद करेंगे या रिज़ाइन कर जाएंगे? सवाल नंबर 3 ये कि अगर जस्टिस याह्या आफरीदी ये पोस्ट एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं तो उस सूरत में क्या जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब में से किसी को चुना जाएगा? जो कि बज़ाहिर बहुत से कानूनदान तो यही कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत तो यही बनता है। लेकिन हुकूमत की बदनीयती आपको पता है कि अगर उन्होंने इन दोनों में से किसी को चुनना ही होता तो फिर वो पहले ही जस्टिस मंसूर का नाम ले लेते। मुनीब अख्तर के बारे में तो सबको पता है कि ज़ाहिर है हुकूमत बिल्कुल भी नहीं उन्हें चाहेगी, तो पहले अभी ही वो जस्टिस मंसूर का नाम ले लेते, फिर उन्हें ज़रूरत क्या थी? तो इससे तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि उन्होंने ये सोच रखा है कि अगर जस्टिस याह्या आफरीदी इनकार करेंगे तो जस्टिस अमीनुद्दीन, जो सीनियरिटी प्रिंसिपल में फिर उनसे नीचे आते हैं, उनको चीफ जस्टिस बनाने की ऑफ़र की जा सकती है। तो ये सवालात तो अपनी जगह जो कि एक आध दिन में वाजे भी हो जाएंगे, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग तो इसको बहुत अफसोसनाक कह रहे हैं क्योंकि मंसूर अली शाह साहब बहुत फ़ाइन जज हैं और इसमें वैसे कोई शक नहीं। मैं मुख्तलिफ कोर्ट रिपोर्टर्स को अगर सुनती हूँ, उनसे बातचीत करती रहती हूँ, फिर जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के तौर पर उनकी मुख्तलिफ इस्लाहात थी, उनको देखते हुए लोग बहुत उन्हें एडमायर करते हैं, वकला कम्युनिटी उनको बहुत पसंद करती है। और फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर, जिस तरह से उन्होंने एक लाहौर हाई कोर्ट में बहुत सारी रिफॉर्म्स भी की, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अदरवाइज़ भी वो एक लर्नड मैन है और बहुत काबिल जज हैं। तो इन तमाम बातों के ऊपर तो अगर देखा जाए तो उन्हें बिल्कुल राइटफुली बनना चाहिए था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और वैसे भी सीनियरिटी प्रिंसिपल जो कि पहले इससे लागू रहा है पाकिस्तान में, तो उस हिसाब से भी उन्हीं का नंबर था। तो फिर ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसी क्या ख़ता हो गई जिस पर तुमने ये इंतहा कर दी? तो ये वाली जो बात है अब उनके ऊपर लागू हो गई है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कसूर किया कि वो इस हुकूमत के नापसंदीदा हो गए। तो उनसे जी सिर्फ एक कसूर हुआ कि मखसूस नशिस्तों का फैसला उन्होंने क्यों 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 इस हुकूमत के हक़ में नहीं किया, इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ क्यों किया और इमरान खान और पीटीआई के हक़ में क्यों किया। ये वो ख़ता है जिसका आज खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। लेकिन मैं आगे चल के अभी आपको बताती हूँ कि ये सिर्फ वो ख़ता नहीं है, बल्कि उनकी कुछ और भी ख़ताएँ हैं जिसकी वजह से आज वो ये सारा कुछ फेस करने पर मजबूर हुए हैं। वो क्या ख़ताएँ हैं जो मैंने निकाली हैं वो मैं भी आपको बताती हूँ, लेकिन पहले ज़रा इस ख़ता की बात कर लें जो बड़ी ऑब्वियस ख़ता है, क्योंकि इसी ख़ता की वजह से बहुत सारे जो हुकूमती वो डाउट्स होते हैं और मुखबर होते हैं, वो पहले से बता रहे थे कि जस्टिस याह्या आफरीदी को ही बनाया जाएगा, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह से नाराज़ हो चुकी है हुकूमत और उनको पता लग गया है कि जी मखसूस नशिस्तें इन्होंने उनको दी हैं, तो इसका मतलब है ये आगे भी हमारे खिलाफ फैसले करेंगे। और कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स तो ये तक भी क्लेम करते हैं कि इस मुतालिक उनसे एक उन्हें एतमाद में लेने की कोशिश भी की गई कि उनसे कोई गारंटी, कोई एश्योरेंस मिल जाए, लेकिन वो भी जब ना मिली तो फिर उनके नाम पे क्रॉस लगा दिया गया। बल्कि कहने वाले तो ये कहते हैं, जो कि बड़ा सही भी है, कि ये 26वीं आईनी तरमीम का जो सारा एक तरद्दुद किया गया है वो बेसिकली किया ही इसलिए गया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनने से रोकना है।
अगर उन्हें बनने ही देना होता तो फिर ये सीनियरिटी प्रिंसिपल छेड़ने की ज़रूरत ही ना पड़ती हुकूमत को। इसकी ज़रूरत इतनी अर्जेंसी में अगर पड़ रही थी तो उसकी वजह यही थी कि जस्टिस मंसूर को नहीं बनने देना। मैं इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ करती थी और आपने मेरी जो वीडियो देखी होगी मैंने उसमें कहा भी ये था कि जस्टिस मंसूर को शायद हुकूमत बना दे, क्योंकि मेरी जो इसमें कैलकुलेशन थी वो ये थी कि अब जो इन्होंने इख्तियारात ही सारे ले लिए हैं चीफ जस्टिस से, तो उसके बाद उन्हें अगर बना भी देंगे मंसूर अली शाह साहब को तो शायद अब उनके लिए इतना ख़तरा नहीं बनेंगे मंसूर अली शाह साहब, और असल जो पावर है वो तो आइनी बेंच के सरबराह के पास होगी। तो मेरा अंदाज़ा था कि एक खानापुरी वाला चीफ जस्टिस अगर बनाना ही है तो वो मंसूर अली शाह साहब को बना देंगे, ताकि जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स उनके चीफ जस्टिस ना बनाने पर उठ के खड़े हो सकते थे वो खड़े ना हों, बिला वजह की तहरीकें ना चलें, और हुकूमत सबको राज़ी भी कर लेगी कि देखें जी हमने तो एक नेक नियति से ये सारी तरमीम की थी, और अपना जो मकसद है वो उनका वो भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि आइनी बेंच का सरबराह तो वो किसी और को बना देंगे। लेकिन हुकूमत ने इतना सा भी रिस्क लेने की हिम्मत नहीं की, इतना सा भी रिस्क लेने की गलती नहीं की, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें टोटली जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर चाहिए ही नहीं। तो ये उन्होंने अपना आज फैसला सुनाया है, और अब इस फैसले के ऊपर क्या होने जा रहा है वो आपके सामने है। तो बेसिकली जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को हुकूमत ने ये सज़ा दी है कि आपने क्यों मुक्तदरा से छेड़खानी की, उनके फैसले के खिलाफ आप क्यों गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की और क्या ख़ताएँ थी मेरी नज़र में। वो कहते हैं, आपने बड़ा मशहूर ज़माना एक कॉल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। उसके अलावा ये भी आपने सुना होगा कि जो आप दूसरे के साथ करते हैं आपके सामने भी वही चीज़ आ जाती है। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें हुई हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ। उसकी वजह ये है, जो पहली मैंने बात की, कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हमेशा जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ खड़े रहे। हर जायज़ नाजायज़ बात में उन्होंने उनको सपोर्ट किया। अब आप गिनना शुरू हो जाएं कि जब उनके खिलाफ रेफरेंस आया तो उन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा को सपोर्ट किया। उसके बाद जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा उमरता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ साजिशें करते फिर रहे थे, इख्तलाफी नोट लिखते थे, मुख्तलिफ बेंचेस से उड़ जाते थे, उनके जो मुख्तलिफ इक़दामात थे उनके हवाले से कंट्रोवर्सीज़ पैदा करते थे, तो उन तमाम चीज़ों में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उनके साथ ही खड़े होते थे। ठीक। नंबर 3, जब चीफ जस्टिस बन गए काजी फ़ायज़ ईसा साहब, जो कि उसमें भी एक हाथ मंसूर अली शाह साहब का है, क्योंकि अगर वो सदारती रेफरेंस में उनको सपोर्ट ना करते तो फिर फारिग हो जाते हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब, लेकिन वहाँ उन्होंने सपोर्ट किया और आपने फिर देखा कि जिस तरह से चीज़ें हुई। तो बहरहाल चीफ जस्टिस वो बने तो उसके बाद भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब काजी साहब को सपोर्ट करते रहे। जैसे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी बनी और उसमें बेंचेस फिक्स करने थे, तो उसमें भी चूँकि सेकंड नंबर पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, वो उनके साथ कमेटी का हिस्सा बने, और तीसरे जज थे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, वो आपको पता है कि काजी साहब से इख्तलाफ करते थे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही हर बेंच बनाने में काजी साहब के साथ साथ बराबर शामिल रहे। अब आप देख लीजिए कि काजी साहब ने इलेक्शन के हवाले से, उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, बल्ले के निशान के हवाले से, उसके बाद पीटीआई के जितने भी केसेस आते रहे, ये पंजाब की और उसकी जो नशिस्तों के ऊपर जो ट्राइब्यूनल्स के ऊपर मसले मसाइल थे, वो वाला केस, हर केस के हवाले से वो हर केस में जो बेंच बनाते थे काजी साहब मंसूर अली शाह साहब की सपोर्ट से बनाते थे। तो वहाँ पे भी हर जगह पे काजी साहब को मंसूर अली शाह साहब की सपोर्ट हासिल रही। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि आखिर में आ जाती है बात मखसूस नशिस्तों के ऊपर, और फिर वहाँ से दोनों की थोड़ी थोड़ी सी इख्तलाफी हदें शुरू हो जाती हैं। और फिर काजी साहब वो काम करते हैं कि जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की, कि वहाँ पे फिर वो मंसूर अली शाह साहब को रगड़ा लगाना शुरू हो जाते हैं। जहाँ उन्हें लगता है कि अब ये मेरे से इख्तलाफ कर रहा है, तो फिर उन्होंने कमेटी से भी उन्हें बाहर फेंकवा दिया। किस तरीके से? एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए से। और फिर उसके बाद उनको खातिर में ना लाते हुए जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को शामिल करके 2-3 और बेंच बनवाए। फिर उन्हें, हालांकि काजी साहब को पता था कि आगे ये जो 26वीं आईनी तरमीम होगी उसके नतीजे में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया जाएगा, इसके बावजूद भी उन्होंने 63A का पूरा फैसला रिवर्स कर मारा ताकि उनके लिए रुकावटें बने। तो जनाब, वो मंसूर अली शाह साहब जो हमेशा हर मौके पे काजी फ़ायज़ ईसा साहब को सपोर्ट करते रहे, जब मंसूर अली शाह साहब के लिए हुकूमत ने रुकावटें खड़ी करनी शुरू की, तो बजाय इसके कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़े होते, काजी साहब जाके मुक्तदरा और हुकूमत के साथ ही खड़े हुए और उन्होंने मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने में पूरा किरदार भयानक वाला अदा किया।
और तीसरी तरफ मंसूर अली शाह साहब ने क्या किया कि काजी साहब ही के इमा पर, जो काजी साहब की ख्वाहिश थी उसके मुताबिक जब लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना था तो उस वक्त उन्होंने क्या किया कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को, जो कि तीसरे नंबर पर थी सीनियरिटी में, उनको सपोर्ट किया, क्योंकि काजी साहब ये चाहते थे कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को एक तरफ हटा के बड़े मज़े के साथ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को चीफ जस्टिस बना दिया जाए। और फिर आपने देखा कि उसमें भी मंसूर अली शाह साहब ने उन्हीं को सपोर्ट किया। और उससे पहले जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट लाना था, उस फैसले में भी जुडिशल कमीशन में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस वक्त शायद थोड़ा सा उन्होंने इख्तिलाफ किया था कि वो वहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें करने दिया जाए। यस, तो बहरहाल ये सारी कहानी हुई। अब आप जब वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में आपने सीनियरिटी प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज़ किया तो फिर आज वही फॉर्मूला आपके ऊपर भी चल गया और आप भी सीनियर होते हुए भी, काबिल होते हुए भी, बेहतरीन जज होते हुए भी आज ये सूरत हाल है कि आपको उठा के साइड लाइन किया गया। तो ये है जी सारी ख़ताएँ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये समझती हूँ कि मंसूर अली शाह साहब एक डिज़र्विंग कैंडिडेट थे, उनको बिल्कुल चीफ जस्टिस बनना चाहिए था। और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे और लोगों का ये ख्याल है कि उनको बिल्कुल चीफ जस्टिस बनना चाहिए था। लेकिन अब वो ये बनेंगे चीफ जस्टिस या नहीं, ये तो अब वाजे हो चुका है फ़िलहाल तक। तो आगे अभी कुछ चीज़ें देखते हैं पटारी में से क्या निकलता है, क्योंकि वकला ये कह चुके हैं कि हम तो तहरीक चलाएंगे। हामिद खान साहब क्लियरली अनाउंस कर चुके हैं। जो वकला कन्वेंशन हुए पिछले दिनों उसमें तमाम बार्स की तरफ से जो आ रही थी, एक वाइब्स आ रही थी, वो सब भी यही कह रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस मानेंगे। तो ऐसी सूरत में अब जब सब ये एक अनाउंसमेंट पहले से दे रहे थे तो देखना होगा कि जब उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया तो अब ये तमाम बार्स और वकला कम्युनिटी किस तरह से रिएक्ट करती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पीटीआई की तरफ से भी कल ये ऐलान किया गया था। अली अमीन गंडापुर साहब ने कल भी आज भी ये ऐलान किया कि जी अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं बनेंगे तो फिर हम सड़कों पर निकलेंगे और फिर हम लॉन्ग मार्च ऐसा करेंगे कि फिर हम इस हुकूमत को ही गिरा के वापस आएंगे। तो अब देखना यह होगा कि कब इनका जवाब आता है और कब जो है वो इसके ऊपर बाहर निकलने में वाकई कामयाब होते हैं नहीं। तो मुझे लग रहा है कि हुकूमत ने गैर ज़रूरी तौर पर अपने लिए कुछ मुसीबतें ज़रूर खड़ी की हैं। कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ वकला भी हलचल करेंगे, कुछ ना कुछ ये लोग भी करेंगे। तो वो काम जो एक स्मूथली हुकूमत कर सकती थी उसने अपने गले में ये मुश्किल एक डाली ज़रूर है। या तो हुकूमत ओवर कॉन्फिडेंट है कि जी वो बड़े अच्छे से सारे एहतजाजों को मैनेज कर लेंगे जैसे वो पहले मैनेज करते रहे हैं, और या फिर आप कह सकते हैं कि वाकईतन ये सिर्फ बड़के ही हैं जो मार रहे हैं लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मुझे जो मेरी गट फीलिंग है वो ये है कि अब कुछ ना कुछ हुकूमत को इसकी रेजिस्टेंस जो है वो फेस करनी पड़ेगी, विद इन द जुडिशरी भी करनी पड़ेगी और उसके बाद वकला से भी करनी पड़ेगी और छोटी मोटी तो पीटीआई भी रेजिस्टेंस क्रिएट कर ही लेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बज़ाहिर अब आने वाले दिनों में माहौल जो है वो सख्त गर्म होता हुआ नज़र आएगा। अब आ जाते हैं जी जस्टिस याया अफरीदी की तरफ, जो कि अब चीफ जस्टिस नामजद हुए हैं। इनके हवाले से बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं क्योंकि जी इन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के कुछ केसेस जो हैं वो किए हैं और इसमें अहमद वड़ाई साहब जो हैं हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कुछ बड़ी अच्छी रिसर्च निकाल के दी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। इन्होंने बताया है कि ये बड़े मिस्टीरियस से जज हैं और ये कभी भी किसी क्लैरिटी में नज़र नहीं आते, जो मैंने हिसाब लगाया है। किस तरह? मसलन इन्होंने जो ये मुशर्रफ साहब का मुकदमा था संगीन गद्दारी वाला, उसमें ये खुसूसी बेंच के सरबराह थे लेकिन ये उससे अलग हो गए। इसी तरीके से जो सदारती रेफरेंस आया था काजी साहब का, उसमें काजी साहब की जो दरख्वास्त थी वो इन्होंने मुस्तरद कर दी थी। जब 25 मई का लॉन्ग मार्च हुआ था तो उस वक्त डी चौक नहीं आना, ये वो सारे मामले पर जब अदलिया का एक हुक्म था लेकिन फिर भी इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेके वहाँ तक पहुँचे तो ये कहा गया कि जी उनके खिलाफ फिर तौहीन अदालत का एक नोटिस जारी होना चाहिए। तो जो याया अफरीदी साहब थे वो इस बात के हामी थे कि इमरान खान साहब को तौहीन अदालत का नोटिस जारी होना चाहिए। इसके साथ साथ जब मिलिट्री कोर्ट्स का केस था उसमें इस बात के तो ये हामी थे कि सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है मिलिट्री कोर्ट में, लेकिन इस बात के हामी नहीं थे कि 9 मई के मुल्ज़िमान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो। तो यहाँ पे भी इन्होंने कुछ अलग 1.5 इंच की अपनी मस्जिद बनाई। इसके अलावा भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शंस का केस था तो वहाँ पे भी ये कुछ बीच में ही थे। इन्होंने कहा कि जी चूँकि लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्तें पेंडिंग है लिहाजा इस पर बात ना की जाए, तो ये साइड पे हो गए। उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था उसको इन्होंने बहरहाल दुरुस्त करार दिया। यहाँ पर ये क्लैरिटी से आए। 6 जजेस का जो केस था जिसमें उन्होंने ख़त लिखा था और उसके ऊपर आपको याद होगा बेंच बना था, उसके बाद कभी दोबारा खैर समाअत ही नहीं हुई। उस वक्त भी जस्टिस याया अफरीदी ने खुद को इस सारे मामले से अलग कर रखा था। और जो ये मखसूस नशिस्तों का केस था ये भी बड़ी दिलचस्प बात है, इसमें भी
एक तरफ तो वो 8 जजेस थे और एक तरफ थे अपने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और काजी साहब, और ये फिर इन दोनों ग्रुप से बिल्कुल अलग अपनी ही एक अलग मंतिक के साथ खड़े हुए थे। तो इनको अगर हम सारे ये केसेस के तनाजुर में देखें तो याया अफरीदी साहब जो हैं ये अनप्रिडिक्टेबल से जज हैं और आप इनको कह नहीं सकते ये किधर खड़े होंगे। अलबत्ता जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को काजी साहब ने आउट किया था और मंसूर अली शाह साहब के साथ इन्होंने अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल किया था, तो इससे पहले ये बताया जा रहा है कि अमीनुद्दीन खान से पहले इन्हें याया अफरीदी साहब को इन्होंने कहा कि आप भी आ जाएं, लेकिन इन्होंने फिर मना कर दिया कि आपने 2 सीनियर जजेस को आउट किया है और मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। तो फिर काजी साहब ने याया अफरीदी साहब को अमीनुद्दीन खान को अपने साथ शामिल कर लिया था। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा लग भी रहा है कि जी प्रिंसिपल के ऊपर बात भी करें, तो ये बस कुछ डॉजिंग से ही लग रहे हैं। तो बहरहाल एक इंटरेस्टिंग इनके हवाले से है। जो एक और इनकी इंटरेस्टिंग बात ये कि इनकी सर्विस में अभी काफ़ी साल पड़े हैं, लेकिन अगर ये चीफ जस्टिस बने तो ये 3 साल अपनी चीफ जस्टिसशिप के बाद रिटायर हो जाएंगे, तो ये जो 4-5 साल इनके बाकी बचेंगे उसका ये क्या करेंगे, तो ये भी एक दिलचस्प सवाल है। तो बहरहाल जी चीफ जस्टिस साहब जो हैं ये वाला मसला तो अब सामने आ गया है कि याया अफरीदी साहब बनेंगे, लेकिन इसके साथ कुछ नए मसले ज़रूर खड़े हो गए हैं, वो आपको भी आने वाले दिनों में नज़र आते रहेंगे। कुछ 2-3 अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो जी पीटीआई ने अपने जो मुनहरिफ अरकान थे मुबैना जैन कुरैशी साहब, असलम गुम्मन, मिकदाद अली और रियाज फतियाना, इनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिए, तो जैन कुरैशी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। मेहरबानो कुरैशी की आज शाह महमूद कुरैशी साहब से कोट लखपत जेल में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया और कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब का पैगाम ये है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो इतनी कुर्बानी 1.5 साल से इसीलिए दे रहे हैं कि वो अपने उसूल पे समझौता नहीं कर सकते, और साथ ही साथ उन्होंने जैन कुरैशी की भी हिमायत की ये कह के कि उन्हें पूरा यकीन है कि उनका बेटा भी बेवफाई नहीं करेगा। तो अब इस तरह से उनका ये स्टेटमेंट सामने आया, लेकिन बहरहाल पार्टी ने यहाँ पर जैन कुरैशी साहब को फिलहाल शो कॉज नोटिस ज़रूर जारी कर दिया है। ये हो गया। इसके अलावा जो एक आज की अहम और ख़बर थी वो थी जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब का इख्तिलाफी नोट जो कि मखसूस नशिस्तों की केस में उन्होंने लिखा था। काजी साहब का वो हाल है कि ये जाते जाते भी कह रहे हैं कि कोई एक दिन भी ऐसा ना हो कि लोग जो है वो मुझे बुरा भला ना कहें, मैं आखिरी दिन ही कम से कम सुकून से चला जाऊं। अब हालांकि वो केसेस की समाअत नहीं कर रहे और उठ के जो है वो चैम्बर में चले गए हैं, लेकिन उसमें भी काम ऐसे ही कर रहे हैं कि उन्हें लोग बस डोनट के साथ ही याद कर रहे हैं। तो आज भी जो इन्होंने ये फैसला लिखा है इख्तिलाफी नोट मखसूस नशिस्तों का, उसमें अजीब व गरीब बोंगियाँ मारी हैं। यानी कि आप कह रहे हैं, ये खुद से ये तय कर रहे हैं कि जी जो 8 जजों का फैसला है वो सारा गलत है, उन्होंने तो गैर आईनी फैसला लिखा है और मैंने सही फैसला लिखा है। और साथ साथ इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि भाई वो फैसला हतमी भी नहीं है, उसकी रिव्यू भी नहीं हुई तो उस पर अमल दरामद करना भी ज़रूरी नहीं है। ये वही बात है जो इससे पहले 2 जजेस जब इख्तिलाफी नोट लिखते हैं तो वो भी बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा था इन्हीं के हाथ का लिखा हुआ फैसला है, तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे रिपीट की और इलेक्शन कमीशन को ये तरगीब दी है कि जी ये फैसला ठीक नहीं है, लिहाजा आपने इस फैसले पे अमल नहीं करना, चाहे ये 8 जजेस का मेजॉरिटी फैसला है। और इसके साथ साथ और भी बड़ी अजीबोगरीब सी बातें लिखी हुई हैं इन्होंने। हालांकि इस फैसले में इन्होंने ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन और आरओज़ ने ये गलत काम किया कि पीटीआई के लोगों को आज़ाद डिक्लेयर किया और इसकी वजह से पीटीआई जो है एक पार्लियामेंट्री पार्टी बन के सामने नहीं आ सकी। तो भाई जब आप ये मान रहे हैं तो फिर आप ये कैसे नहीं मान रहे कि भाई इलेक्शन कमीशन की या आरओ की गलती की सज़ा आप पीटीआई को कैसे दे सकते हैं? आप साथ मान भी रहे हैं कि गलती उनकी है लेकिन सज़ा हमने पीटीआई को देनी है, तो ये कैसा आपका इंसाफ है जी काजी साहब? तो ये सारा जी इनका मखसूस नशिस्तों का केस था, उसमें इन्होंने अपने साथी जजों को बड़ा बुरा भला कहा है। तो ये इनका हाल है, जाते जाते भी एक नरगिसियत में मुब्तला हैं ये और अपनी तारीफ़ें लिख के चले गए हैं। तो बहरहाल जी ये इनका एक आज इजाफी नोट आया था। इसके साथ आखिरी जो मैं बात आज करना चाहती हूँ वो ये कि आज एक और वीडियो थी नौरीन खानम साहिबा की, जो इमरान खान साहब की बहन है, हसन न्याजी की वालदा हैं। वो आज इमरान खान साहब से मिलने के लिए, चूँकि आज फैमिली से मुलाकातों का दिन हुआ करता था, तो ये अडयाला जेल में आज पहुंची कि उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन एज़ पर ऑर्डर उनकी मुलाकात तो नहीं हुई। तो वो एक वीडियो वहाँ से जारी करती हैं जिसमें वो अकेली खड़ी हुई थी और वो कहने लगी कि मेरी जो है उनसे मुलाकात नहीं कराई गई और मुझे कह दिया गया है कि आप 25 अक्टूबर को आएँ, उस वक्त देखेंगे। तो ये जो वीडियो सामने आई है इसके ऊपर काफ़ी रिएक्शन आ रहा था सोशल मीडिया पर और सब इस बात पे तकलीफ़ में मुब्तला नज़र आ रहे थे कि वैसे तो आप देखिए कि मखसूस नशिस्तों का मामला हो या दीगर जहाँ पे कहीं नंबर टांगने की बात हो तो सारी जो पीटीआई की वर्कर्स हैं, फीमेल मेंबर्स हैं, वो आपको झमगट्टा बना के नज़र आती हैं। लेकिन जहाँ आज वो अपनी
बहन जो है अपने भाई से मिलने के लिए आई हुई, तो वहाँ उनके साथ कोई एक पीटीआई मेंबर नज़र नहीं आया, कोई एक लॉयर नज़र नहीं आया, कोई एक खातून मेंबर नज़र नहीं आई, और वो अकेली अपने भाई के साथ मिलने के लिए वहाँ पे खड़ी है अडयाला जेल के बाहर। तो ये तनहा क्यों खड़ी है? आज उनके साथ कोई सॉलिडेरिटी के लिए वहाँ क्यों मौजूद नहीं था? तो इस पे बहुत तनकीद हो रही थी। वाकई ये बात दुरुस्त है, वैसे ऑप्टिक्स में ये बात बहुत अजीब लग रही थी कि इसका मतलब है कि जो आपका दर्द है वो सिर्फ आपके खून के जो रिश्ते हैं, आपके जो अपने रिश्ते हैं, वही महसूस करते हैं, बाकी तो सब फिर मफाद के ताबे हैं जैसे, तो बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा एक जो मार्जिन दे रही हूँ वो ये कि ये मुमकिन है कि सब लोग ऑलरेडी ये सोच रहे हों कि चूंकि परमिशन नहीं है तो किसी को जाने तो वो दे ही नहीं रहे, तो इसीलिए कोई वहाँ पे आज के दिन नहीं आया होगा। ज़रूरी नहीं कि नौरीन खानम साहिबा ने सबको बताया भी होगा मैं जा रही हूँ, हो सकता है वो अपने तौर पे वहाँ चली गई हों कि शायद उन्हें मिलने दिया जाए, लेकिन उन्होंने शायद किसी को इन्फॉर्म ना किया हो कि वो वहाँ पर, यानी पार्टी में से किसी को इन्फॉर्म ना किया हो और इसलिए वहाँ पे कोई और ना पहुँचा हो, क्योंकि बाकी सबको तो यही पता था कि आज के अभी मुलाकातें खुली नहीं हैं। तो मेरा अंदाज़ा है कि शायद इसकी एक वजह ये हो सकती है, वरना अदरवाइज़ तो वहाँ पर मीडिया के लोग भी हर वक्त मौजूद रहते हैं और भी कोई ना कोई वकील वगैरह कुछ ना कुछ तो वहाँ पे प्रेजेंस होती है। लेकिन चूंकि अब सबको एक क्लैरिटी से पता था कि मुलाकातें फ़िलहाल नहीं हो रही, तो शायद इसलिए वहाँ पर कोई ऐसा सच मौजूद नहीं था। लेकिन वो फिर भी चूँकि बहन है ना, तो उन्होंने तो तड़प के जाना ही है अपने भाई की तरफ, तो वो फिर भी चली गई। तो इस तरह से शायद कुछ ये मामला हो मे बी। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि ऑप्टिक्स बहुत मायने रखते हैं। इसके अलावा भी ये बार बार तनकीद होती रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर कि लाहौर हाई कोर्ट में भी, लाहौर की सेशन कोर्ट्स में भी, जहाँ जहाँ इमरान खान साहब के केसेस भी लगते हैं बेल्स के लिए या उनकी बहनों के या कारकुनों के, तो उस तरह से जो सीनियर मेंबरशिप है या MPAs हैं या MNAs हैं, ये नज़र नहीं आते हैं पेशियों के ऊपर। तो इस चीज़ के ऊपर अक्सर ही लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, तो इससे एक अच्छा तासुर नहीं जाता। तो यहाँ पर जो PTI की लीडरशिप है उसको एक्टिव होने की ज़रूरत है, लेकिन आपको तो पता ही है जो यहाँ पे सूरत हाल है, तो यहाँ पर तो एहतजाज के लिए भी बस ट्वीट कर दिया जाता है कि जी पहुँच जाओ, और ग्राउंड पे बड़े कम लोग ही नज़र आ रहे होते हैं कोई लीडरशिप में से या तंजीम में से। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल जी, असल आज की जो स्टोरी है वो वही है, चीफ जस्टिस का जो इन्होंने अब रौला डाल लिया है, और मुझे कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि ये जो रौला है ये हुकूमत के लिए एक गलती भी साबित हो सकता है। अगर लॉयर्स की मूवमेंट वाकई इस मौके के ऊपर उठ गई और जो ये इन्होंने सोचा है कि ये कंट्रोल कर लेंगे, अगर ये उस तरह कंट्रोल ना कर पाए तो हुकूमत के लिए सड़क के ऊपर मुश्किलात बन सकती हैं। और बाकी अभी 2-3 दिनों के बाद देखना होगा कि अदालत के अंदर से इसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।